प्रूफ। प्रूफ किसका, वो आपको मैंने बता दिया, है ना। प्रूफ को दो मेथड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। दो मेथड इसके मैनेज कर सकते हैं। मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 अच्छा है, थोड़ा जानकारी बढ़ाता है। मेथड 2 में शॉर्ट करा दें उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा फिजिक्स को इनमें लोन नहीं है या बिलो एवरेज है, उनके लिए भी तरीका है ना सर। मेथड 1 में क्या है साहब, ये हमने एक बंद पृष्ठ अज्यूम कर ली, किसी भी आकार की कर सकते हैं। ये मेथड 1 में ये आपको सुविधा दी जा रही है, ठीक है। इसमें हमने किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q विचाराधीन रख दिया, है ना। ये हमने साहब एक विचाराधीन आवेश, बिंदु आवेश रख दिया। इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हम इस बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लेते हैं। ये साहब इसका क्षेत्रफल ds है, ये अल्पांश ले लिया। इसकी बिंदु आवेश से दूरी मान लीजिए स्मॉल r है, ठीक है सर। तो दोबारा ध्यान से समझ लें, गाउस के नियम को सत्यापित करने के लिए हम दो मेथड आपको बताने जा रहे हैं। मेथड 1 में हमने एक बंद पृष्ठ ले ली जो सिमेट्रिकल नहीं है, सममित नहीं है। इस बंद पृष्ठ में कोई आवेश Q विचाराधीन है जो बिंदु आवेश है। हमें इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स देखना है कि क्या गाउस के नियम जैसा ही आता है या नहीं। तो हमने इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए इस बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ds ले लिया, ये मैंने दिखा दिया। क्लियर साहब। इस अल्पांश की बिंदु आवेश से दूरी अगर स्मॉल r है तो अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग। यह बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पिछले एपिसोड्स में निकाल चुके हैं, और हमने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तो सबसे पहली गणना यही की थी। क्लियर साहब। तो साहब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश पर इतनी है, अब केवल अल्पांश है ना, अतः अल्पांश ds से निर्गत यानी निकलने वाला निर्गत विद्युत फ्लक्स, अभी कुल से नहीं निकाल रहे हैं ना, अभी केवल अल्पांश। तो अल्पांश के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, d फाई बराबर E डॉट ds यानी E ds cos थीटा। ये अल्पांश से, मैंने कहा ना अपने पास इंस्ट्रूमेंट तो सब पहले से ही है, अपन जानते हैं अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना किस फॉर्मूले से की जा सकती है। ए की वैल्यू रखो बाय 1, है ना, एक से d फाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर इनटू ds cos थीटा। क्लियर साहब। ये जो व्यंजक है या जो इक्वेशन है, इसको मैनेज करके या इसको ढंग से जमा के दिखाओ। ढंग से जमा के दिखाओ का मतलब इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालो। देखो साहब मैं कांस्टेंट को बाहर निकालता हूं, ये थोड़ा कलर डल दिख रहा है ना, डी फाई कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूं। ये सब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये दोनों कांस्टेंट है। बाकी को गैदर कर लेता हूं, ये मैंने बाकी को इकट्ठा कर लिया, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब सब इसको रोको, ds cos थीटा क्या है तो ध्यान से समझें। ये देखो क्षेत्रफल की दिशा ये रही, क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। अगर त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल दिखाऊं मैं, ये दोनों के बीच कोण, त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल दिखाऊं तो कितना हुआ, ds cos थीटा, जिसको आप कहीं और जगह भी देख पा रहे या वो और जगह भी दिख रहा है। ये देखो त्रिज्या की दिशा में या अल्पांश को मिलाने वाली रेखा की दिशा में पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ds cos थीटा। अब
देखो ये अल्पांश जो आपको दिख रहा है, जो ds है, इसका इस दिशा में घटक करके देखो, है ना। अब ये देखो, ये ds कोस थीटा इसका क्षेत्रफल है, ये जो मैंने येलो कलर से बनाया इसके परपेंडिकुलर, है ना। ये इस आवेश पर जितना कोण आंतरित करता है, dw लिख दें, इससे d ओमेगा भी लिख सकते हो, है ना। तो सब यहां पर ये ध्यान से समझना साहब, है ना। अभी मैं इसको एक बार और समझाऊंगा। यहां ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू d ओमेगा के दो dw के दो, जो भी है ना। अल्पांश द्वारा, इसको मैं एक जगह थोड़ा कलर दूसरा लेता हूं ताकि बात थोड़ी गहरी है, मजे से समझ में आनी चाहिए। ये घन कोण है ना, तो मैंने घन कोण को दोबारा दिखा दिया। तो यहां ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी त्रिज्या की दिशा में या यूं कह दें अल्पांश की अनुदिश क्षेत्रफल पृष्ठ का और त्रिज्या का स्क्वायर। इसका मतलब मैं इस आकृति को एक गोलाकार में अज्यूम करूंगा, है ना। ये गोलाकार में अजम्पशन मैं जस्ट दिखाता हूं आपको। इसी में आप एक गोले को देखें, ये उस गोले का ही एक भाग दिखेगी, ठीक है ना। तो सब यहां पर आ जाए वापिस। ये पृष्ठ क्षेत्रफल बटा जो एक काल्पनिक गोला मैंने अभी बनाया उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। अल्पांश द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घन या ठोस कोण है, तो ये सब अल्पांश द्वारा आंतरिक घन ऑब्लिक ठोस कोण है। क्लियर सर। तो ये चीज एक अलग से थी, इसको मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। कोशिश की कि वहां भी आप देखें। अगर आप इसको प्रॉपर नहीं समझते तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो इस पर फोकस रहें जो अपन ने क्लियर कर दिया। तो ये तो था साहब अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स। क्लियर साहब। अपने को तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखो, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो दो का समाकलन कर दो। ये मैंने समीकरण 2 का समाकलन कर दिया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, तो समाकलन संपूर्ण बंद पृष्ठ का ये सब रख दिया मैंने, इसकी जगह लिख दिया मैंने d ओमेगा। क्लियर साहब। ये आपके सामने ये सब संपूर्ण बंद पृष्ठ। अब देखो, अगर आप बात करेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत या से संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण, भाई ये तो अल्पांश द्वारा आंतरिक घन कोण था, है ना। पेन लेने पड़ रहे हैं बार बार। ये तो अल्पांश के द्वारा अंदर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक घन कोण है ये। अब ये क्या है, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा अंदर स्थित बिंदु पर आंतरिक घन कोण है। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा, तो संपूर्ण बंद पत्र का क्षेत्रफल लो, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, तो कितना है ये 4 पाई स्टेरेडियन। तो आप यहां ध्यान रखें कि संपूर्ण या बंद पृष्ठ द्वारा अंदर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक घन कोण का मान सदैव 4 पाई स्टेरेडियन होता है। दोबारा ध्यान से सुने, बंद पृष्ठ के द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण का मान सदैव 4 पाई होता है। रखो सब, इसलिए फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, इनटू ये रख दिया अपन ने 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो अब अगर आप देखें तो फाई
बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना था, Q। यहां भी देखो Q ही आया, मैंने यहां लिख दिया Q आई, आप Q ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। का कितना गुना आया, 1/ε0 गुना आया। इसका मतलब गाउस का नियम मैथमेटिकली भी सत्यापित हो रहा है, यानी उसका प्रूफ अपने को सामने मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बता दिया था आपको, है ना, उस समय यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी। ये अल्पांश द्वारा आंतरिक घन कोण है। जब अपन संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो ये संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण है, जिसको मैंने फिर आपको नीचे निकाल के दिखा दिया कि संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण का मान सदैव 4π स्टेरेडियन होता है। ये मान पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये मैंने यहाँ रख दिया और ये आपका गाउस का नियम प्रूव हो जाता है। तो ये तो सब मेथड 1 है, जो किसी भी प्रकार की पृष्ठ लेना अलाउ करता है। जैसे आप ये देखें तो मैंने बंद पृष्ठ कोई सिमेट्रिकल नहीं लिए, कोई सममित बंद पृष्ठ नहीं लिए, एक सामान्य जैसी भी आप ले सकते हो वैसी बंद पृष्ठ ले ली। अब मेथड 2 में, ये मेथड 1 कंप्लीट है ना, अब मेथड 2 में आओ सब। मेथड 2 क्लियर सर। मेथड 2 की बात करें, मेथड 2 में जो मैंने आपको गाउस के नियम में इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, इंपॉर्टेंट बातों में कहा था गणितीय गणना के लिए बंद पृष्ठ सममित लेनी चाहिए। तो देखो ये मैंने सिमेट्रिकल बंद पृष्ठ ले ली, यानी अगर आप देखें तो ये मैंने आवेश रख दिया केंद्र पर और बंद पृष्ठ मेरी होगी r त्रिज्या का गोला, ठीक है ना। तो सब अब इसमें सारा काम आसान, क्योंकि अब तो सिमेट्रिकल बंद पृष्ठ है। सिमेट्रिकल बंद पृष्ठ होने के बावजूद मैंने आवेश भी कहां पर रख दिया, सेंटर पर रख दिया। जब आवेश सेंटर पर रख दिया तो अब तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी एक समान ही होगा। ये देखो विद्युत क्षेत्र आप किससे दिखाओगे, बल रेखाओं से दिखाओगे, और बल रेखा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। क्योंकि पृष्ठ की केंद्र से दूरी समान है तो स्वाभाविक है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी एक समान है। तो अब आपको सारी फैसिलिटी आराम से मिल जाती है। तो देखो अब एक साथ आप डायरेक्ट कह दोगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। तो सब अब, और पहले में फर्क है, अब कह देंगे अपन संपूर्ण बंद गोलाकार, है ना, गोलाकार पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स। मैं अभी आपको अंतर बताते जाऊंगा। देखो यहां और वहां अंतर है, वहां पर सिमेट्रिकल नहीं थी, तो देखो वहां पर आपने क्या निकाला, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अगर वहां सिमेट्री होती तो स्वाभाविक है वहां आपको अल्पा, यहाँ सिमेट्री होती तो यहाँ से अल्पांश से नहीं निकालना पड़ता। वहां सिमेट्री है तो वहां डायरेक्ट आपने किससे लिख दिया, संपूर्ण बंद गोलाकार पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखो संपूर्ण बंद गोलाकार पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, ये देखो सर E ds cos थीटा। वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट आंसर है, वैल्यूज पुट करते ही आंसर है। देखो सर यहां एक एक चीज क्या मांग रहा है ये E, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र 1/4πε0, आवेश क्यों है दिख रहा है आपको, और सतह पर, सतह की दूरी आपको दिख रही है त्रिज्या के बराबर, तो सब सतह पर विद्युत क्षेत्र। अब क्योंकि आकृति सिमेट्रिकल है तो विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर एक समान ही होगा, चाहे सतह पर स्थित कोई सा भी बिंदु ले। ये सिमेट्रिकल आकृति लेने का पहला फायदा ये हो गया साहब। दूसरा क्या पूछ रहा है, ई और डीएस के बीच कोण थीटा। ये साहब अल्पांश ले लो, कहीं भी ले लो, ये साहब आपने अल्पांश ले लिया, ये साहब अल्पांश ले लिया। क्षेत्रफल की दिशा सदैव उसके तल के लंबवत, इसकी दिशा बताओ, तो क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत, ये क्षेत्रफल की दिशा। विद्युत क्षेत्र तो आपने पहले से दिखा रखा है बल रेखाओं से,
तो सब दूसरी बात, यहां E पैरेलल टू ds, यानी E और ds एक ही दिशा में है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। रखो साहब, फाई इज इक्वल टू, E बाहर निकल गया और E की वैल्यू भी रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, ये बाहर भी निकाल दिया मैंने। और ये ds cos 0 रख दिया, cos 0 का मान 1 हो गया। अब देखो सिंबल खुद बोलता है, अगर सिंबल के बोलने को आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो खुद बोल रहा है, ये सिंबल क्या बोल रहा है, संपूर्ण बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ तो ये रही, मतलब गोला है, क्लियर, गोला r त्रिज्या का है, तो बताओ r त्रिज्या के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, आप कहेंगे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर से खत्म। अब क्या बचा साहब, q, q बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है ना, इंटू 1/ε0, क्लियर। तो साहब बात यही गॉस ने कही थी कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का सदैव कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये दो प्रकार से अपन ने गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कर दी या गॉस के नियम को का प्रूफ दे दिया, क्लियर साहब। तो सर गॉस का नियम कंप्लीट हो गया, उसका प्रूफ हम दे चुके हैं। अब हमें गॉस का नियम अप्लाई करने के लिए पहले हम कुछ प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन का मतलब एक तो हम विद्युत फ्लक्स को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, एक हम क्योंकि गॉसीय पृष्ठ लगाकर ही या गॉसीय पृष्ठ का उपयोग कर ही गॉस के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गॉसीय पृष्ठ के बारे में भी अच्छी तरह समझ लें। तो सब क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, इससे यहां पर मैं आपको गॉसीय पृष्ठ के बारे में बता देता हूं, फिर आगे की बात अन्य में करेंगे ना। तो सब गॉस का नियम आप उपयोग में लेंगे तो वह तभी ले सकते हैं जब गॉसीय पृष्ठ यानी काल्पनिक पृष्ठ निर्मित करें। अब ये गॉसीय पृष्ठ का निर्माण कैसे करेंगे, इसको ध्यान से सुन लीजिए, है ना। फिर विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए जो मैथमेटिकल थोड़ा सा आपको सिखाया जाएगा कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह, वो नेक्स्ट एपिसोड में डालेंगे, यानी विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल, फिर कुछ उसमें प्लस भी कर देंगे, जो भी होगा ना। अभी तो आप केवल इस पर फोकस हुई है, गॉसीय पृष्ठ। तो सब विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए निर्मित की गई ऐसी काल्पनिक पृष्ठ जो निम्न शर्तों का पालन करती हो, गॉसीय पृष्ठ कहलाती है ना। अब गॉसीय पृष्ठ की 3 शर्तें हैं। इन शर्तों में पहली 2 अति आवश्यक है, यानी आप 2 पर फोकस हो। पहली बात तो है आपको गॉसीय पृष्ठ इस प्रकार की बनानी है कि उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। मैं आपको सैंपल वाइज बताता जाता हूं। जैसे मान लो ये आवेश है, अब हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो इस आवेश को केंद्र मानकर आप एक गोलाकार पृष्ठ बना दें। ये जो आपने गोलाकार पृष्ठ बनाई, इससे मैं कहूंगा गॉसीय पृष्ठ, है ना। ये गॉसीय पृष्ठ इसलिए भी कहूंगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है का मतलब इसकी आवेश से दूरी सब जगह समान है,
इसलिए इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान है। तो पहली जो गाउसीय पृष्ठ बनाने की शर्त है कि साहब गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार की हो कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। ठीक है सर। गाउसीय पृष्ठ की दूसरी शर्त जो भी विशेष ध्यान रखना, गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार की बनाए कि प्रेक्षण बिंदु ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी वह बिंदु जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं वह गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित हो। उस बिंदु का गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए, वापस से बना देता हूं, 2 मिनट का काम है। ये सब r दूरी पर कोई बिंदु है P। मैंने आपसे यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी, आपने गाउस का नियम यूज करना है। जब मैंने इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी तो आप पहले क्या बनाएंगे, गाउसीय पृष्ठ। तो आप ध्यान रखें, आवेश Q को केंद्र मान कैपिटल R त्रिज्या का गोला बना दें। इस गोलाकार पृष्ठ को ही मैं क्या कहूंगा, गाउसीय पृष्ठ। दोनों बातें होगी। शर्त नंबर 1 भी पूरी होगी। शर्त नंबर 1, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, और शर्त नंबर 2 की भी पूर्ति होगी। शर्त नंबर 2 के अनुसार प्रेक्षण बिंदु गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित है। तो गाउसीय पृष्ठ पर बिंदु का होना चाहिए पृष्ठ पर, यह विशेष ध्यान रखें। तीसरी शर्त कोई ज्यादा महत्वपूर्ण शर्त नहीं है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, शर्त नंबर 3 को, है ना। या यूं कह दें अपन कि जब हम पहले दोनों शर्तें पूरी कर चुके होते हैं तो तीसरी शर्त स्वतः पूरी हो चुकी होती है। तीसरी शर्त है गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार की हो कि पृष्ठ व बल रेखाएं या तो लंबवत हो या एक ही दिशा में, यानी पृष्ठ व बल रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री हो या 0 डिग्री हो। तो देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे देखा ही नहीं तो ये देखो कोण 90 डिग्री है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बल रेखा और पृष्ठ के बीच कोण 90 डिग्री या 0 डिग्री हो। इस तरह से जो बनाई जाएगी उस पृष्ठ को ही हम क्या कहेंगे, गाउसीय पृष्ठ। तो स्वाभाविक है, हमने गाउस का नियम पढ़ लिया है, विद्युत फ्लक्स हमारा हो ही चुका था, उसकी इंपॉर्टेंस आपने गाउस के नियम में देख ही ली है कि वो किस तरह से गाउस के नियम में काम आ रहा है। अब हमें बस केवल गाउस के नियम को थोड़ा सा डेप्थ में समझने के लिए एक एपिसोड ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें हम विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल डालते हैं। वो फिर फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि अब विद्युत क्षेत्र की गणनाएं करेंगे तो गाउसीय पृष्ठ कैसी बननी चाहिए वो मैंने बता ही दिया। तो अब तो केवल विद्युत फ्लक्स का एक नॉलेज जिसे कहते हैं वो चाहिए, तो वो नॉलेज तो न्यूमेरिकल द्वारा दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में एप्लीकेशन ले ली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।